So we are going to study a very important question, that what is biodiversity conservation, and explain the different methods of biodiversity conservation. So एक ही आंसर याद करेंगे और यही लिख कर आना है, ठीक है ना. सो देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होती है. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, it is all about the conservation of living species for the sustenance of life for both the present and future generation. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब कि कंजर्वेशन करें हम लिविंग स्पीशीज़ का फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ फॉर बोथ प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें लिविंग स्पीशीज़ को कंजर्व करके रखना है फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, कि वो अभी के सस्टेनेंस के लिए भी, प्रेजेंट की और फ्यूचर के सस्टेनेंस के लिए भी कंजर्व रहे. सो इट बेसिकली एम्स एट द अपलिफ्टमेंट, सस्टेनेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग स्पीशीज़. सो बेसिकली हमारा एम है कि लिविंग स्पीशीज़ का अपलिफ्टमेंट हो, लिविंग स्पीशीज़ सस्टेन रहे, मेंटेन रहे, यही हमारा एम है. ओके, आगे देखते हैं और एम. सो फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. सो पहला एम है टू प्रोटेक्ट द लिविंग स्पीशीज़. ओके, दूसरा एम है टू एंश्योर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ स्पीशीज़, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ स्पीशीज़ एंड द इकोसिस्टम. थर्ड है हमारा प्रिवेंशन. पहला है कि प्रोटेक्ट करो लिविंग स्पीशीज़ को, दूसरा है कि इंश्योर करो कि उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट है कि नहीं है, इंश्योर करो इस बात को, मतलब कंफर्म करो. तीसरा कि प्रिवेंशन करो एंड रीस्टोरेशन करो ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स को प्रिवेंट करना है और रीस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड सपोर्टिंग सिस्टम्स. Now the conservation basically can be achieved in two ways, that is in situ conservation and ex situ conservation. Okay, in situ conservation, let's see ये क्या कहता है. Okay, so conservation of species in their natural habitat and ecosystem, this is in situ conservation. This include biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national parks. Okay. बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल, एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम promoting solutions to reconcile, promoting solutions to reconcile conservation of biodiversity with sustainable use. So biosphere reserves जो हैं वो एक एरिया हैं, टेरेस्ट्रियल और कोस्टल एरियाज़ हैं, मतलब एरियाज़ हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के और कोस्टल इकोसिस्टम के. बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया हैं जो प्रमोट करते हैं सल्यूशन की रिकनसाइल हो. क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं सल्यूशन की रिकनसाइल हो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिकनसाइल हो सस्टेनेबल यूज़ के साथ. तो देयर आर बेसिकली 500 कितने 500 बायोस्फीयर रिजर्व हैं. 100 कंट्री के अंदर ना कम से कम 500 बायोस्फीयर रिजर्व हैं. और इंडियन गवर्नमेंट में, इंडिया में देखें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व तो हैं ही हैं, ठीक है ना. तो ये नेशनल पार्क से भी ज़्यादा, मतलब नेशनल पार्क का तो पता नहीं, पर नेशनल पार्क के कंपैरेटिवली इनका एरिया जो है वो लार्ज होता है, सो इसलिए थोड़ा अच्छा से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है. ओके, एंड दिस ऑफन इंक्लूड 1 और मोर नेशन पार्क्स अलोंग बफर जोन. देखो इंडिया में कौन कौन से हैं, मेन उस पर आता है एग्जाम्पल पे. नंदा देवी कहाँ पर पड़ता है? यूपी में. एक दो एग्जाम्पल याद कर लो. नोकरेक मेघालय में पड़ता है, मनस असम में पड़ता है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, नीलगिरी विच इज़ इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु.
नाउ ग्रेट निकोबार एंड सिंपली पाल उड़ीसा। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 2 नेशनल पार्क हैं इसके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क और नगरहोल नेशनल पार्क। कौन कौन से? बांदीपुर नेशनल पार्क और नगरहोल नेशनल पार्क। इंडिया में जो एग्जाम्पल है याद हुए, नंदा देवी यूपी, नौकरेक मेघालय, मानस असम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नीलगिरी कर्नाटक केरला तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार एंड सिंपली पाल उड़ीसा। नीलगिरी बायोस्फीयर है बांदीपुर नेशनल पार्क और नगरहोल नेशनल पार्क में। यहाँ तक कुछ दिमाग में बैठा। एक बार इंडिया के अंदर ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, बायोस्फीयर रिजर्व फर्दर 3 जोन में हमारे डिवाइडेड है। एक है कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन। अब ये कोर एरिया वो होता है, कोर एरिया एक ना बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे ह्यूमन का ना कोई लेना एक ना लेना दो, समझते हो, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बफर जोन जो है वो सराउंड करते हैं कोर एरिया को। बफर जोन ये है कोर एरिया, बफर जोन सराउंड करते हैं कोर एरिया को, जहाँ पर रिसर्च वगैरह का कुछ काम होता है। लाइक इधर देख लो, लिखा है ना, रिसर्च, ट्रेनिंग, टूरिज़्म। फिर सबसे बाहर आता है ट्रांजिशन एरिया, जहाँ पर पीपल जो है एरिया आउटर मोस्ट रहते हैं, पीपल इनहैबिटेंट है वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है ह्यूमन की, यहाँ पे रिसर्च का काम चलता है, ट्रेनिंग होती है, टूरिज़्म होता है, और बाहर जो है ट्रांजिशन एरिया में पीपल इनहैबिट करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स formed by central and state legislation. No human interferes in the main area. No trade such as timber cultivation, grazing of domestic animal, collection of forest product are permitted. National park is the area dedicated for the conservation of wildlife along the environment. It is also meant for enjoyment through tourism without impairing environment. मतलब आप विज़िट कर सकते हो पर आपको कोई डैमेज करने का कोई अधिकार नहीं है। और ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेड तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई ह्यूमन अपनी बीच में आके इंटरफेरेंस करे, ये भी मना है, ठीक है ना। ये प्रिजर्व करता है नेचुरल हैबिटेट को और दी जीन पूल है स्पीशीज़ का। एग्जाम्पल देख लो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम। मूविंग टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो सेंचुरीज आर फॉर्म्ड बाय ऑर्डर ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट ओनरशिप्स आर अलाउड इन सेंचुरीज। हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कल्टिवेशन, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट अलाउड विद परमिशन। तो नेशनल पार्क्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, पर यहाँ पर टिम्बर कल्टीवेशन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट अलाउड है। सेंचुरीज जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलती हैं, और प्राइवेट ओनरशिप्स भी अलाउड है। वहाँ पे तो ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं थी। एग्जांपल देखो, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच इज़ इन गोवा, एंड अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गोवा, बोंदला, that's also in Goa. Moving towards ex situ conservation. So भाई ex situ conservation क्या होता है? Conservation of the elements of biodiversity outside the natural habitat. In situ मतलब within the natural habitat, ex situ मतलब outside the natural habitat. Mainly done for conservation of crop varieties. For future afforestation or crop improvement program, used as a valuable tool of research and conservation. Valuable tool for research and conservation through zoos, captive breeding, aquarium, botanical garden, gene bank. So we move on towards zoo. Zoo की बात करते हैं। Zoo. Zoo are the area where animals are confined within the enclosure. Zoo तो घूमे ही होगे।
तो आपने देखा होगा ज़ू एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एनिमल्स को एक एनक्लोजर के अंदर, विद इन द एनक्लोजर और सेमी नेचुरल एरिया उनको रखा जाता है, कन्फाइंड होते हैं विद इन द सेमी नेचुरल एरिया और ओपन एरिया, वेयर इन दे कैन ब्रीड, आइदर नेचुरली ब्रीड करते हैं या आर्टिफिशली भी। तो ज़ू जो है वो हेल्प करता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। Next we talk about captive breeding. So intensive management practice wherein number of threatened species are increased by anthropogenically introducing breeding. तो भाई एंथ्रोपोजेनिक तरीके से ब्रीडिंग को इंक्रीज़ करके हम कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब एक ये इंटेंसिव मैनेजमेंट है, प्रैक्टिस है, जहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़ को इंक्रीज़ करा जाता है। बोटानिकल गार्डन। सो बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं, ग्रोन आउटडोर्स होते हैं, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और कंजर्वेटिव्स हैं। तो प्लांट्स को ना इन्हीं गार्डन में साइंटिफिक तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, और ये इंक्लूड करते हैं हर्बेरियम, लेबोरेटरीज एंड म्यूजियम। ओके, प्लांट को साइंटिफिक तरीके से ग्रो किया जाता है और एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लास्टली जीन बैंक। जीन बैंक कह लो या सीड बैंक कह लो, जीन बैंक कह लो या सीड बैंक कह लो, सीड के लिए ही यूज़ होते हैं ये। फील्ड सीड बैंक लाइव प्लांट के लिए, डीएनए बैंक एनिमल के लिए। तो अगर ये लॉस्ट भी हो जाए ना तो भी हम इन्हें स्टोर करके रिप्रोड्यूस करके स्पीशीज़ बना सकते हैं जो कभी एक्सटेंड नहीं होती। इन सितु कंजर्वेशन वन साइड, ऑफ सितु एक्स सितु इज ऑफ सितु, डन नेचुरली आउटसाइड, मोर डायनामिक मोर स्टैटिक, इन्वॉल्व डेजिग्नेशन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, इन्वॉल्व सैम्पलिंग ट्रांसफर स्टोरेज, time consuming immediate, more sustainable, aim at conserving. So I hope this lecture must be clear.